Very good morning to my dear students of class 8. So we were discussing chapter 4 agriculture. लास्ट क्लास में हमने आपको एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। लाइक हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर हमारे डिफरेंट सेक्टर्स किस तरीके से इंक्लूडेड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं। एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग में हमारी अलग अलग टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो टेक्निक्स हम किस बेसिस पर यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, तो हमारा जो फार्मिंग होता है उस फार्मिंग में कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारी फार्मिंग डिपेंड होती है। जैसे सबसे पहले जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जिस पर हमारी फार्मिंग डिपेंड होती है वो होती है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन। जोग्राफिकल कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोल सकते हैं? बेसिकली जोग्राफिकल कंडीशन हमारी वो कंडीशन होगी जो उस एरिया की टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी को डिस्क्राइब करती है। वो हो गई हमारी जोग्राफिकल कंडीशन। नेक्स्ट हो गई हमारा डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस मतलब वहां पर किस चीज का डिमांड ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूं माउंटेन रीजन्स की, तो माउंटेन रीजन्स में राइस का कंजम्पशन काफी ज्यादा है। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं प्लेन्स की, तो प्लेन्स में व्हीट का कंजम्पशन ज्यादा है। तो जहां पर जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा वहां पर उसी चीज की फार्मिंग की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंटर है जिस पर हमारी फार्मिंग डिपेंड कर रही है वो कर रही है लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वहां पर किस तरीके की लेबर होती है। जो लोग वहां पर फार्मिंग करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं उनको किस तरीके के रिसोर्सेज मिल रहे हैं, या वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी से क्या क्या हेल्प मिल रही है। फाइन। और लास्ट हमारा जो इसमें डिपेंड करता है वो भी हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी किसी में इंक्लूड करके चल चुके हैं कि हमारा जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वो लेवल किस तरीके से डिपेंड करता है। मूविंग ऑन, अगर मैं फार्मिंग को क्लासिफाई करूँ तो फार्मिंग को मैं क्लासिफाई करती हूँ इनटू टू कैटेगरीज। वन इज सबसिस्टेंस फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी हम अलग अलग कैटेगरीज जो है वो स्टडी करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। बेसिकली अगर मैं सबसिस्टेंस फार्मिंग को डिस्कस करूँ तो सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारी वो फार्मिंग होगी जो हम छोटे स्केल पर करते हैं, यानी कि हम कुछ फैमिलीज को या कुछ पर्टिकुलर एरियाज को फीड करने के लिए खेती करते हैं। जैसे हम गांव की बात करें, गांव में जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर्स क्या करते हैं, वो फार्मर्स उनकी लैंड पर ही क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स इन सब चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग में। और उसी की जगह अगर मैं एक फार्मिंग इस एरिया में करूँ, ऐसी जगह पर करूँ जहां पर मेरी हेक्टेयर्स में लैंड प्रेजेंट है और उस हेक्टेयर्स लैंड से मैं सारा का सारा जो क्रॉप ग्रो कर रही हूँ उस सारा क्रॉप में मनी अर्निंग के लिए करूँ, तो मेरी कौन सी फार्मिंग होगी? कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस की सबसिस्टेंस फार्मिंग के और कौन कौन से हमारे टाइप्स होते हैं, उसका कैटेगराइजेशन एंड देन कमर्शियल फार्मिंग का कैटेगराइजेशन। मूविंग ऑन, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारी जो फार्मिंग होती है वो फार्मिंग की हमने टू कैटेगरीज डिस्कस की थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड अदर वाज कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन किया था, जो फार्मर्स फार्मिंग बेसिकली सिर्फ इसी पर्पज के लिए करते हैं कि वो अपनी फैमिलीज में या आसपास के जो छोटे एरियाज हैं उनको फीड कर सके। उनका मनी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होता है। वहां पर हमारी जो फील्ड्स होती है, खेत होते हैं, वो भी छोटे होते हैं, ज्यादा ह्यूज अमाउंट के नहीं होते। इसके साथ साथ वहां पर लेबर मैनुअली वर्क करना प्रेफर करती है और टेक्नोलॉजी का यूज कम से कम होता है। तो इस तरीके की फार्मिंग को हम कौन सी फार्मिंग बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी अगेन हमने क्लासिफाई किया है टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी है वो टू कैटेगरीज? इंटेंसिव फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव फार्मिंग को हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं और सेकेंड वन जो हो गई वो हो गई हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। लेट अस डिस्कस इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग फर्स्ट। सो हमारी जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग में हमारा जो किसान है वो किसान क्या करता है, एक बहुत छोटा सा प्लॉट अपना जमीन का उस पर खेती करता है और खेती करने के लिए वो डिफरेंट टूल्स जो यूज करता है वो हैंड्स के टूल्स का यूज करता है। मैनुअली वो कुछ हर सारी चीजें करता है, मशीन्स का वो यूज बिल्कुल भी नहीं करता। दूसरी चीज यहाँ पर हमारे साथ जो सबसिस्टेंस फार्मिंग में, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनको वो लार्ज टाइम तक, मतलब कोई भी खेती, कोई भी
जा रही है तो वो 6 मंथ्स तक उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए टाइम देते हैं। प्रॉपर उसको जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं वो सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं और तब वो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसमें हमारा राइस जो है वो मेन क्रॉप है, राइस और व्हीट यानी कि चावल और गेहूं। इसके अलावा मेज और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हमारी यहाँ पर ग्रो होती हैं। बेसिकली इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं या ऐसे एरियाज में खेती इसकी करते हैं जहाँ पर हमारा जो एरिया होता है वो थिकली पॉपुलेटेड होता है। थिकली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो फूड डिमांड्स होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती हैं। थिकली पॉपुलेटेड होने के साथ साथ इंटेंसिव फार्मिंग के लिए हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, मॉनसून की होनी चाहिए, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो राइस है वो राइस तो हम यहाँ पर जो मॉनसून सीजन आता है उसी में ग्रो करते हैं, उसके अलावा तो हम उस चीज़ को ग्रो नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को होने के लिए या इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक तो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होने चाहिए और दूसरा हमारे पास मॉनसून यानी प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए। लेट अस नेक्स्ट डिस्कस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो बेसिकली प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज हमने इसके डिवाइड किए हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकंड वन इज नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले शिफ्टिंग का मीन्स क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर मूव कर देना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी हम सेम ही कंडीशंस अप्लाई करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी होती है या किसान को शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसी एरिया में प्रैक्टिस करनी होती है तो वो उस एरिया के जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं या फिर जो चीजें उस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखी होती है उन सबको क्लियर आउट कर देते हैं। पेड़ों को वो जला देते हैं और जलाने के बाद उनकी जो एशेस बनती है यानी कि राख बनती है उसको वो सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये जो एशेस उन्होंने सॉइल के साथ मिक्स किया वो कुछ टाइम तक तो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है। बट जैसे ही वो उस सॉइल में क्रॉप ग्रो होती है, एक क्रॉप या 2 क्रॉप ग्रो होने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फार्मर है वहां पर उस फील्ड में और कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से उन्हें वहां से उस लैंड को छोड़कर दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाना पड़ता है। तो इसीलिए इस कल्टीवेशन का नाम क्या रखा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न हम कहते हैं कि जो भी वहां पर प्लांट्स मतलब अवेलेबल थे उन सारे प्लांट्स को हम वहां पर जला रहे हैं और जलाने के बाद वहां पर हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैड वर्ड जो डिफाइन किया जाता है वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मतलब डिराइव किया जाता है जो एक एरिया में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, यानी कि जब उनकी एक पर्टिकुलर एरिया से डिमांड्स पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है और वहां पर रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, उस केस में वो ग्रुप ऑफ पीपल उस जगह को छोड़कर किसी और जगह में मूव कर जाते हैं। तो जैसे हम अर्लियर ह्यूमन की बात करें तो अर्लियर ह्यूमन भी क्या हुआ करते थे, नोमैड्स हुआ करते थे। उनको नोमैड की कैटेगरी में इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो क्या करते थे, पहले उन्हें कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था। वो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ईटेबल्स होते थे उनको कंज्यूम कर लेते थे और जब वो सारी चीजें वहां पर खत्म हो गई तो वो वहां से मूव करना प्रेफर करते थे। तो इसी तरीके के जो प्रैक्टिस होती थी उसको हम नोमैडिक कल्चर कहा करते थे। अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, नोमैडिक हर्डिंग में भी अगेन सेम चीज होती है। ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ फैमिलीज की तरह रहते हैं, वो उस पर्टिकुलर लैंड में कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और वहां पर अपने जानवरों को भी साथ में पालते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपको जानवरों की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो नोमैडिक हर्डिंग जो प्रैक्टिस की जाती है वो हमारे 2 एरियाज में की जाती है। उन 2 एरियाज में हम एरिड रीजन्स को रखते हैं और सेमी एरिड रीजन्स को रखते हैं। तो एरिड रीजन्स और सेमी एरिड रीजन्स क्या होते हैं, बेसिकली जो रीजन्स बहुत ड्राई होते हैं या फिर जहां पर मॉनसून होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है उन रीजन्स को हम बोलते हैं एरिड रीजन या फिर सेमी एरिड रीजन। बारिश आने पर भी जो एरियाज उपजाऊ होते हैं या जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, तो इन एरियाज में बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग की ही इसीलिए जाती है कि जब वहां पर बारिश पड़े तो बारिश की वजह से जो पानी भरा है या फिर पानी की अवेलेबिलिटी हुई है तो क्रॉप्स उस पर्टिकुलर टाइम में ग्रो कर जाए। उसके बाद जब बारिश का सीजन ओवर हो जाता है तो वहां पर हर्डिंग करने वाले जो पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती हैं, वो शिफ्ट कर जाती है, स्विच कर जाती है उस पर्टिकुलर एरिया से।
चीजें प्रैक्टिस होती हैं वो आप अपनी बुक से एक बार टैली कर लेंगे। बुक में जैसे यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग डेफिनेशन गिवन है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन से रीजन में हमारी नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। लाइक यहाँ पर सहारा डिजर्ट, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है, लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर और जितने भी हमारे डेजर्ट एरियाज है वहां पर। ठीक है, मूविंग ऑन इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मीनिंग होता है जहां पर कोई भी चीज मनी से रिलेटेड होती है, यानी कि वहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा होता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में भी यहाँ पर 3 टाइप्स की कमर्शियल फार्मिंग में हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग जब हम करते हैं तो हम वो बहुत बड़ी लैंड पर करते हैं। वहां पर जो एरियाज हम सिलेक्ट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के लिए वो थिकली पॉपुलेटेड नहीं होने चाहिए, वहां पर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होने चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए। अगर वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पर हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो हमारी जो प्रेफरेंस होती है कमर्शियल फार्मिंग को करने के लिए वो कौन से एरियाज में होनी चाहिए? स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जो कम पॉपुलेशन वाले एरियाज है, फाइन। और उसके अलावा हमारी टेम्परेचर कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमने फार्मिंग के लिए स्टार्टिंग में डिस्कस की थी वो सारी सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन में भी क्या प्रोड्यूस करना है? ग्रेन में फसल है जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हम उन फील्ड्स में करते हैं, उन खेतों में करते हैं जो हेक्टेयर्स में लैंड प्रेजेंट होती है, और वो हम इसीलिए करते हैं ताकि वहां पर जितना भी क्रॉप हार्वेस्ट किया गया है, जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस किया गया है, वो सारा का सारा क्रॉप हम मार्केट्स में सेंड कर दें फॉर अर्निंग मनी। उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, हम उससे क्या अर्न कर सके? मनी अर्न कर सके। मैंने इसके फीचर्स आपको बता दिए, किस किस एरियाज में प्रैक्टिस किए जाते हैं, क्या क्या टेम्परेचर कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स से मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। मिक्स मतलब बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देना। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग करते हैं। ऑल्टरनेटिव क्रॉपिंग मतलब एक सीजन में मैंने कोई एक फसल उगाई उस फील्ड में, अगले सीजन में, या फिर मैं 6 मंथ्स में अपने ईयर्स को डिवाइड कर लेती हूँ। फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने एक क्रॉप प्रोड्यूस की, उसको हार्वेस्ट की, उसको सेल आउट कर दिया मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारा सीजन आया, 6 मंथ्स आए, तो उस 6 मंथ्स में हमने फिर कोई और दूसरी क्रॉप ग्रो की। जैसे सपोज कीजिए मैंने पहले एक खेत में जब भिंडी का मौसम था, समर्स में भिंडी ग्रो होती है, तो मैंने वहां पर भिंडी ग्रो की बहुत ह्यूज अमाउंट पर। उसके बाद मैंने उसी खेत में जब सर्दियों का मौसम आया तो मैंने वहां पर कैरेट्स या फिर जो हमारी मूली और गाजर होती है उन सबको ग्रो करने के लिए वहां पर स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, एक ही लैंड में अलग अलग जो क्रॉपिंग अवेलेबल थी या अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को ग्रो किया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लांटेशंस। प्लांटेशंस क्या होते हैं? प्लांटेशंस होते हैं छोटे छोटे पौधे जो हमारे क्रॉप्स में नहीं आते, जैसे टी, कॉफी, हमारे जो बेवरेजेस के प्लांट्स हो गए या हमारे ड्रिंक्स के जो प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये हमारे किस में आते हैं? प्लांटेशंस में आते हैं। इनको भी हमें बहुत बड़े अमाउंट में ग्रो करना होता है। क्यों ग्रो करना होता है? क्योंकि जो अगर मैं बात करूँ टी की, कॉफी की, स्पाइसेस की और जितने भी हम छोटे मोटे आइटम्स अपने फूड आइटम्स घर में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका प्रोडक्शन कम स्केल पर है, उनका प्रोडक्शन बाकी क्रॉप्स के ही जितना ह्यूज अमाउंट में होता है। तो इसीलिए प्लांटेशंस को भी हम कमर्शियल क्रॉप्स में या कैश क्रॉप्स में, कमर्शियल फार्मिंग को हम कैश क्रॉप फार्मिंग में बोलते हैं, क्योंकि उससे हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? कैश ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो क्योंकि हमें पता है हम बहुत बड़े एरिया में उस खेती को कर रहे हैं, वहां पर उस सारे एरिया को यूज अप कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम मैनुअली वहां पर वर्क कर सकते हैं। मैनुअली वर्क करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए एक तो हमें मशीन्स चाहिए होती है, मशीन्स के साथ साथ उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें लेबर्स भी चाहिए होते हैं। काफी सारे लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हमारे पास मशीनें होंगी, लेबर्स नहीं होंगे, तो वो जो क्रॉप ग्रो होगी या वो जो मशीन है वो मशीन कोई भी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम मेजर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हो चाहे तो कमर्शियल फार्मिंग में हो, वो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। फाइन, ओके क्लास, सो लेट्स डिस्कस द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। बहुत सारे मेजर क्रॉप्स हैं, उसमें हमारे सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग भी है और कमर्शियल क्रॉपिंग भी है। राइस, व्हीट, मिलेट में ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मेज, भुट्टा जिसे हम कॉर्न बोलते हैं, कॉटन, रुई, जूट, आप सब जानते हैं गोल्डन फाइबर जिसके क्या बनते हैं? कट्टे बनते हैं, बोरियां बनती है। इसके अलावा कॉफी और टी, कॉफी और टी हमारी हो गई कमर्शियल
बेस्ट सॉइल जिसके लिए यूज की जाती है वो है लोनी सॉइल। यूएसए, कनाडा, रशिया, इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया में भी अगेन वीट बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट मिलेट। मिलेट में मैंने आपको बताया ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ज्वार बाजरा एक कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन जिसको हम बोले मोटा या दरदरा अनाज। तो मोटा या दरदरा अनाज है, और क्योंकि ये कोर्स ग्रेन है तो इसको हम लेस फर्टाइल सॉइल में या फिर सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लेस फर्टाइल सॉइल में ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल मिट्टी में भी ग्रो करेंगे तो ये बहुत आसानी से उग जाएगा। बारिश बहुत कम चाहिए, अगेन इसको बारिश की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। हाई टू मॉडरेट मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, गर्मियों में भी ये उग सकता है, और गर्मियों के नीचे मॉडरेट मतलब जब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, उस केस में भी हम इस क्रॉप को उगा सकते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना अगेन इसकी भी लीडिंग कंट्रीज हो गए जो इस क्रॉप को ग्रो करती है। आगे बढ़ते हैं मेज। मेज मैंने आपको बताया कॉर्न, जिसे हम भुट्टा बोलते हैं। तो भुट्टा हमारा मॉडरेट टेम्परेचर में, अभी प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करें बारिश का जब सीजन आता है तो बारिश के सीजन में हमारी कौन सी क्रॉप आती है? मेज क्रॉप आती है। तो उसको हम कौन से मौसम में उगाते हैं? मॉडरेट टेम्परेचर में, या फिर हम उसको ये भी बोल सकते हैं जब रेनफॉल बहुत अच्छी अमाउंट में होती है उस टाइम पर हम मेज की क्रॉप को ग्रो करते हैं। इसको ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा सनशाइन की जरूरत होती है, और सॉइल भी प्रॉपरली ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि सॉइल में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ साथ फर्टाइल सॉइल भी उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील और चाइना इसकी लीडिंग कंट्रीज हैं जो इस तरीके की क्रॉप को प्रोड्यूस करती हैं। कॉटन एक कैश क्रॉप है। कॉटन की खेती जो होती है वो ब्लैक सॉइल में होती है, आप लोगों को पता होगा, और कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, इसीलिए कॉटन जब उगाया जाता है तो वो कौन से सीजन में उगाया जाता है? समर सीजन में उगाया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी फर्स्ट पॉइंट यही मेंशन किया कि इसको बहुत हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत गर्मी का रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। फ्रोस्ट फ्री डेज मतलब पाला, फ्रोस्ट होता है पाला, ओस जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हमें कॉटन की खेती करनी है तो वो प्रॉपर गर्मियों में ही करनी होती है, जिस मौसम में ओस नहीं पड़ती या जिस मौसम में पाला नहीं पड़ता। अगर कॉटन की खेती पर या कॉटन की फसल पर पाला पड़ गया तो वो सारी की सारी कॉटन क्रॉप डैमेज हो जाएगी। सॉइल अगेन इसके लिए जो सॉइल बेस्ट है वो ब्लैक सॉइल बेस्ट है। इंडिया, चाइना, यूएसए में कॉटन की जो खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट इज जूट। जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्यों बोलते हैं गोल्डन फाइबर? क्योंकि उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है वो किससे मैचअप करता है? वो हमारा मैच करता है गोल्डन धागे के जैसा। जूट हमारा एलुवियल सॉइल में बेस्ट ग्रो होता है। उसकी ग्रोथ के लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। टेम्परेचर बहुत हाई रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा टेम्परेचर होने के साथ साथ ज्यादा रेनफॉल की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब बारिश भी हमें काफी ह्यूज अमाउंट में चाहिए। मौसम ह्यूमिड होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब मौसम में नमी होनी चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मौसम चल रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, पर आपकी बॉडी में आपको वो चिपचिपापन फील होता रहता है थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी का जो मौसम है वो ह्यूमिड मौसम है। फाइन। कॉफी एंड टी की बात करते हैं। कॉफी एंड टी दोनों ही हमारे बेवरेजेस क्रॉप में आते हैं। बेवरेजेस हो गए हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं, तो ये बेवरेजेस में हमारे कमर्शियल क्रॉप्स में आ जाते हैं। कमर्शियल क्रॉप्स में कॉफी और टी दोनों को ही बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि गर्मी। तो जब बारिश खत्म होने का सीजन होता है, यानी कि जब बारिश ओवर होने वाली होती है अक्टूबर नवंबर के टाइम में, तब हम इस तरीके की क्रॉप्स को या इनमें से किसी क्रॉप को ग्रो करना सुटेबल समझते हैं। जो सॉइल कॉफी और टी की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सॉइल है वो है लोनी सॉइल। और किस किस कंट्री में हमें कॉफी और टी के प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिलते हैं? केन्या, इंडिया एंड श्रीलंका। तो आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इंडिया ऑलमोस्ट जितने भी सारे हमारे क्रॉप्स है, इंडिया सब में लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आता है। वो क्यों आता है? कि हमारा जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। अगर मैं रेस्ट ऑफ द कंट्रीज की बात करूँ, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, रशिया, ब्राजील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ की जो कंट्रीज होती है वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर पर या फार्मिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। वहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही फार्मिंग करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में जो मेन सारा काम लोगों का चल रहा है, या लोगों का जो मीन्स ऑफ अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो सिर्फ क्या है? एग्रीकल्चर है, खेती है। यहाँ पर मोर देन 50% लोग अपनी अर्निंग के लिए खेती पर डिपेंड करते हैं। बट अभी
होंगी, जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो मैंने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मिंग इंडिया के बारे में। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है मुन्ना लाल की, जो आदिलाबाद एक प्लेस है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर एक छोटा सा किसान है, उसके पास 1.5 हेक्टेयर्स की लैंड है। तो उस 1.5 हेक्टेयर्स की लैंड में वो एक साल में 2 तरीके की फसल उगाता है। 2 तरीके की फसल उगाने के लिए हर बार वो पैसा गाँव का जो बैंक होता है वहाँ से लोन के फॉर्म में लेता है। एंड दूसरी चीज, वो जो सीड्स सेल करता है, वो सीड्स भी वो लोकल मार्केट से या गांव का ही मार्केट है वहां से हाई यील्डिंग वेराइटीज के वो सीड्स जो है वो परचेज करता है। तो 2 तरीके की